हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं होलो सिलेंडर के लिए ट्विस्टिंग कपल कैसे निकाला जाता है। ठीक, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि सोलर सिलेंडर के लिए हमने ट्विस्टिंग कपल निकालना सीखा था, कैसे निकाला जाता है। देखो, होलो सिलेंडर और सॉलिड में सेम रहता है, डेरिवेशन कहाँ तक सेम रहता है वो भी मैं अब बात कर लूँगा। ठीक, बस आपको क्या करना होगा, डायग्राम में देखो सेम उसी टाइप का डायग्राम है। बस देखो, अगर ये सिलेंडर कैसा होलो है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि होलो कहाँ से है ये सिलेंडर। तो देखो, ये मैंने एक सिलेंडर यहाँ पर देखो एक सेल ले लिया है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक, ये दिखा रही है कि ये क्या है, अंदर से होलो है। ठीक, ये बस इतना डेरिवेशन, ये इसका डायग्राम चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। हमने क्या किया है, देखो एक सेल ये ले लिया जो होलो है, एक सेल ये पहले से ही थी, उस डायग्राम को कॉपी किया, बस ओनली इस सेल को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उसमें। ठीक, जब इसको बढ़ाएंगे तो देखो पहले ही दोनों सेलों की जो ब्रेथ थी वो dx थी। ठीक, और यहाँ से उस सेल की हम डिस्टेंस हम x ही लेकर चले थे पहले भी, पर लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, इस वाला जो नया वाला मैं ये सेल ले रहा हूँ, ठीक, जो होलो दिखाने के लिए, इसकी देखो रेडियस R2 ली है मैंने, रेडियस R2 ली है, और पहले वाले की रेडियस को मैंने R1 मान लिया है। अब ठीक है, जो पुराना हमारा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को R1 ले लिया है और इसकी को R2 ले लिया है, जो अब हम ले रहे हैं नया कंसीडर कर रहे हैं जो होलो सिलेंडर। ठीक है, तो जहाँ होलो सिलेंडर की रेडियस क्या है, R2। अब देखो, जो होलो सिलेंडर की रेडियस है वो आपको दिख रही है, इनर रेडियस है, ये क्या है, इनर, ये क्या है, आउटर रेडियस। तो बस यही चीज़ आपको लिख देनी है, बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज होगा लिखने में भी। देखो कंसीडर ए, देखो ऐसे मैं लिखकर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना हो, क्यों, बस आपको रिवाइज करवाना है, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक, जहाँ तक नहीं किया है, जहाँ से ये अलग होगा उस पर हम करना शुरू करेंगे। तो देखो, ये कह रहा है कि कंसीडर ए होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R2 एंड R1। देखो, हमने एक होलो सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ L है, एंड R2 एंड R1 आर इनर एंड आउटर। देखो R2 क्या है, इनर है, और R1 क्या है, आउटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो आपको दिख रहा है कि R2 और R1 को मैंने इनर और आउटर रेडियस बता दिया सिलेंडर की। ठीक, ये चीज़ बस यहाँ पर बड़ा है। अब देखो, अप्लाई द ट्विस्टिंग टॉर्क एट फ्री हैंड। अब हम क्या करते हैं कि इसके अपर एंड को मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इसके हम अपर एंड को क्या करते हैं, सॉरी, अपर एंड को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जब हम अपर एंड को फिक्स करते हैं तो नीचे हम जो ट्विस्ट लगाते हैं, इसे ट्विस्ट करते हैं। ठीक, तो नीचे जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो इस ट्विस्ट के कारण होता क्या है कि जो हमारा जो जनरेटिंग लाइन थी ए बी, ये जनरेटिंग लाइन है ना ए बी, ये जनरेटिंग लाइन ए बी जो है ये शिफ्ट कर जाती है कहाँ पर, ए बी डैश पर, जहाँ पर एक एंगल जनरेट होता है जिसे हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, या शेयरिंग, या इसको हम शेयरिंग एंगल बोलते हैं। ठीक, फाई, फिर यहाँ पर एक एंगल जनरेट होता है जिसको हम ट्विस्ट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ लिखा है, देखो, अप्लाई द ट्विस्ट टॉर्क एट फ्री एंड। जब हमने इसके फ्री एंड पर ट्विस्ट अप्लाई किया तो ड्यू टू इट, इसके कारण, द जनरेटिंग लाइन गेट ट्विस्ट फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश। तो जनरेटिंग लाइन जो है वो ट्विस्ट हो गई ए बी से ए बी डैश पर। ठीक, तो देखो, अब देखो, द होलो सिलेंडर इज सपोज्ड, हमने ये सपोज्ड कर लिया कि होलो सिलेंडर जो है वो नंबर ऑफ सिलेंडर सेल से मिलकर बना है, ये वाला पूरा। ठीक है, होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर इज सपोज टू बी, वहाँ पर क्या लिखा था, द होलो सिलेंडर इज सपोज टू बी मेड ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर सेल्स थे। ठीक, अब कंसीडर ऑन सच सिलेंडर, अब हमने क्या किया है कि होलो सिलेंडर जो है वो बहुत सारे सिलेंडर सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब उसमें हमने कंसीडर कर लिया कि कंसीडर ऑन सच सिलेंडर सेल ऑफ रेडियस एक्स है। देखो, ये चीज़ तो वही है सेम जो हम लिख चुके हैं सॉलिड में, कोई चेंज नहीं यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप देखो जहाँ वहाँ हमने यूज किए थे कि एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सेल। हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था कैसे कैसे करते हैं, तो हमको निकालना है मॉडुलस और रिजिडिटी। उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए हमको एरिया चाहिएगा। अब एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस लेंगे, क्योंकि एक सर्कल ही तो है ये, सर्कमफ्रेंस का, इसके हम इस जो इसकी विड्थ जो है इससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमको एरिया निकाल लेंगे हम इस सिलेंड्रिकल सेल के लिए, क्योंकि हम जो काम सिलेंड्रिकल सेल के लिए करेंगे वही उसका हम इंटीग्रेशन करके हम होलो सिलेंडर का निकाल लेंगे ट्विस्टिंग टॉर्क। ठीक, तो देखो, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल कितना हो गया, ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस, ये उसकी भी ब्रेथ हो गई, तो 2πx dx हो गया। ठीक, ये आ गया यहाँ से एरिया। अब देखो, यहाँ से अब क्या निकालेंगे हम,
टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? एफ। एरिया कितना है? 2πx dx। ठीक। अब देखो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? फाई। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? फाई है, क्योंकि इसी को एंगल को एंगल ऑफ शेयर बोलते हैं या शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एंगल ही तो शेयर कर रहा है। ठीक। फाई। तो नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ये मेरे पास है, देखो 5/2πx मैंने ये रख दी। शेयरिंग स्ट्रेन भी है फाई। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, इसके नीचे एक मान लो, जब इसका मल्टीप्लाई होगा एफ से तो एफ का 1 से होगा तो एफ ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो फाई का इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो इसका ईटा का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा 2πx फाई ईटा। ठीक। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो नाउ नेक्स्ट, यहाँ से देखो फोर्स आ गया वहाँ पर। ठीक है। अब फोर्स आ गया तो अब तो फिर हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं, कि टॉर्क हम जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग सिलेंडर सेल। तो टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग सिलेंडर सेल के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है वो हम निकालते हैं। क्या? डी टॉ इजकल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 2πx dx, ये पहले से ही था। ठीक। इंटू एक्स हो जाएगा। एक मिनट, ये यहाँ के बाद, ठीक, हाँ यही है। तो देखो हमने टॉर्क निकाल लिया, यहाँ से कुछ नहीं किया। देखो फोर्स ये हम पहले ही निकाल चुके हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है उसकी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर ही चुके हैं। ठीक। ये हो गया आपका। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो वेरिएबल हैं तो हम इसका इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। एक तो एक्स है और एक फाई है, ये भी बदल रहा है, फाई भी बदलेगा। अब अगर आप ट्विस्ट को, आपको डिपेंड करेगा ये फाइव ट्विस्ट पर। ठीक है, आप कितना ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फाइव भी चेंज होगा। तो इसलिए हमको फाइव को हटाना होगा, एक वेरिएबल किसी को मूव ऑन कराना होगा यहाँ से। तो हमें फाइव को हम यहाँ से मूव ऑन कराते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल हम जानते हैं। ठीक। अब आर्क जो है रेडियस इनटू एंगल होता है, तो अब हमने लिया इन ट्रायंगल ओ वी वी डैश में, ओ वी वी डैश में लेंगे जब हम, देखो ध्यान से, ये वैसे पहले हम सीख चुके हैं पर लेकिन आप एक बार समझ लो। तो देखो, ठीक, अब आपको दिख रहा हो तो एंगल ओ बी बी डैश इसमें लूँगा मैं पहले, बी ओ बी डैश या ओ बी बी डैश में लेंगे जब हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे। तो ये देखो एक प्रकार से आर्क का काम कर रहा है। तो आर्क कितना हो जाएगा? बी बी डैश इक्वल टू, अब देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है जो हम स्प्लिंटर का सेल मान चुके हैं, उसके लिए देखो ये आर्क का काम कर रहा है। ठीक। अब अगर ये बी बी डैश है तो उसका रेडियस कितना था? एक्स था। ठीक। इंटू, अब एंगल कितना बन रहा है? थीटा, तो एक्स इंटू थीटा आ जाएगा यहाँ से। और फिर हम देखो इस वाले एंगल में बात करेंगे, इस वाले एंगल में आपको दिख रहा होगा। ठीक। इस वाले एंगल में बात करेंगे ये, तो इसमें जो आर्क होगा बी बी डैश कितना हो जाएगा? इसकी देखो लेंथ आपको दिख रही है, एल पहले ले चुके हैं हम, मान जानते हैं। ठीक। एल, ये एंगल फाई हो गया, तो बी बी डैश यहाँ से भी कितना हो गया? एल फाई आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे क्या? फाई, तो क्या हो जाएगा? एक्स थीटा अपॉन एल आ जाएगा, फाई की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, तो देख लो। तो यहाँ से फाई आ जाएगा एक्स थीटा अपॉन एल। ठीक। हाँ, फाई आ जाएगा एक्स थीटा अपॉन एल। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप इस फाई की वैल्यू को पुट कर दो तो ये आ जाएगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सॉलिड के लिए, होलो के लिए, आपको कोई भी करना पड़े। आपको नहीं दिख रहा है क्या? ठीक। देखो आपको ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी आपके लिए। ठीक। आप होलो के लिए करो या सॉलिड के लिए करो, यहाँ तक डेरिवेशन एकदम एग्जैक्ट सेम रहेगा। यहाँ से चेंज होगा, चेंज होने का मतलब यहाँ से जो लिमिट है ना वो बदल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लिमिट जो हो वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी। वहाँ पर लिमिट जो थी, ठीक, वहाँ पर जो लिमिट थी वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी। ठीक। अब देखो यहाँ पर लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी? देखो वहाँ पर लिमिट जीरो से स्टार्ट होने का मतलब, देखो ये हम यहाँ से ले रहे थे जीरो से, क्यों? एक्स जो है देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स जो है, पर लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो R2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी? R2 से R1, बस इतना आपको चेंज करना है कि जो लिमिट है देखो R2 से R1 मूव करेगी यहाँ पर। ठीक है, जब आप लिमिट को R2 से R1 मूव कराओगे तो सिंपल है। तो देखो द ट्विस्टिंग कपल ऑफ अप्लाई टू द होल सिलेंडर, तो द कितना ट्विस्ट अप्लाई हो रहा है पूरे उस सिलेंडर पर
कैन बी ऑब्टेन्ड, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं बाई इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेट करके इसको कैसे, लिमिट आर एक्स इजकल टू आर टू एक्स इजकल टू आर वन, या लिमिट को हम अगर आर टू से आर वन मूव कराएंगे लेंगे, ठीक है, तो हमको ट्विस्टिंग कपल पूरे होल सिलेंडर के लिए मिल जाएगा। ये मैंने लिखा है बस, द ट्विस्टिंग कपल ऑफ अप्लाई टू द होल सिलेंडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग दिस। ठीक कर दो। अब देखो टॉ इजकल टू कितना हो जाएगा, ये आपका देखो, इसको पहले इन सबको, ये जो कॉन्स्टेंट आपको दिख रहे होंगे इसको पहले हम हटा देते हैं। ठीक, ये 2 पाई नीटा एल और ये सब इसको पहली बार निकाल देते हैं। 2 पाई ईटा एल, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू डी एक्स, कहाँ से, R2 से R1। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो ध्यान से रख दो लिमिट, अब इसमें इंटीग्रेट करके इसका टॉ इक्वल टू 2 पाई ईटा एल, इसका इंटीग्रेट करोगे आप एक्स की पावर 4/4 R2 से R1। ठीक, टॉ इक्वल टू देखो 2 पाई ईटा एल, यहाँ से 4 को भी बाहर ले लेता हूँ मैं, इसको मैं रखूँगा लिमिट R1 की पावर 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट R2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 से 2 8 कैंसिल, तो पाई ईटा अपॉन 2L इंटू R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4, ये आ जाएगा। देखो ये किसके लिए आया है, होलो सिलेंडर के लिए टॉर्क था ये। और उसका कितना था जब हमने उसका निकाला था, जब सॉलिड का, तो सॉलिड के लिए जो टार्क आया था वो आया था आपका पाई ईटा, इसमें थीटा कहाँ गया, तो देखो यहाँ पर थीटा था, हम थीटा को लिखना भूल गए थे, मैं तभी कह रहा थीटा कहाँ गया। ठीक, तो थीटा भी आएगा ना इसमें, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट तो हम भूल ही चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितना था, पाई ईटा थीटा अपॉन 2L, और यहाँ पर था R की पावर 4 बस। देखो सॉलिड के लिए, होलो के लिए है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रूव दैट होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्ग देन कंपेरिजन टू सॉलिड सिलेंडर, यानी होलो सिलेंडर स्ट्रॉन्ग है। अब देखो होलो सिलेंडर स्ट्रॉन्ग का मतलब कैसे देखोगे, स्ट्रॉन्ग का मतलब, इसका मतलब कि हमको किसको ट्विस्ट करने में, ठीक है, ट्विस्ट करने में ज़्यादा, ट्विस्टिंग कपल की आवश्यकता है कितने, यानी जिसको हमको ट्विस्ट करने में ज़्यादा मान लो टॉर्क की ज़रूरत पड़ रही है, उसी को हम स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। देखो इन दोनों फॉर्मूले जो हमें आए ना ड्राइव करके जो हमने लिए, इनसे ही हम चेक कर लेंगे कि उसको कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर का मतलब ये नहीं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं, ट्विस्ट करने में किसको ज़्यादा हमको ट्विस्ट, कपलिंग ट्विस्ट लगाना पड़ रहा है, उस चीज़ के बारे में ये बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम, जैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, हाँ ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से आप एक बार चेक कर लो, प्रूविंग दैट होलो सिलेंडर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड सिलेंडर। और अब देखो हम जो ऐसे मान होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के लिए जो हम चेक करवा रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गर ज़्यादा है, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसका देखो मास भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगी, मटेरियल सेम होगा, सब चीज़ सेम होगी उसकी। ठीक है, हम एक ही मटेरियल के लिए बात करेंगे, तो एक ही मटेरियल की बात भी करेंगे ना कि इसके लिए कितना होलो सिलेंडर का टॉर्क है, इसके लिए कितना है। तो अब देखो इसको प्रूव करने के लिए आपके पास दोनों रिलेशन है, उनको लिख लो पहले। ठीक है, तो देखो हाँ, होलो के लिए कितना आया था, होलो के लिए अभी निकाला था पाई ईटा थीटा अपॉन 2L, R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4। ठीक है, ये था। सॉलिड के लिए कितना था, पाई ईटा थीटा अपॉन 2L और R की पावर 4। ये है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखो नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, आपको दिख रहा होगा, आप इसमें इसको डिवाइड करो तो होली सिलेंडर अपॉन सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू। ठीक, अब देखो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो देखो ये सारी चीज़ें कटती हुई आपको दिख रहेंगी, सेम है ना, कट जाएंगी, इसके नीचे बस ये आ जाएगा, यानी R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 अपॉन R की पावर 4, ये बनेगा। ठीक, अब इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में इसे ब्रेक कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा, ये R1 की पावर 4 है, इसको R1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हो आप, इसको आप R2 का होल स्क्वायर ले सकते हो। अब बन चुका है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर R1 स्क्वायर है, बी क्या है यहाँ पर R2 स्क्वायर है, बस यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है अपॉन R की पावर 4, ये हो गया यहाँ पर। ठीक, ये अब देखो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है,
क्योंकि इस चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। दोनों होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर जो है वो सेम मास और लेंथ है। अब देखो उसके बाद सेम मास है, लेंथ है। अगर मैं कहूँ कि उसकी डेंसिटी सेम है तो उसमें आपको कोई भी भाई इसमें सरप्राइज़ की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका लेंथ, मास, सब मेटेरियल, सारी प्रॉपर्टी, मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी है सारी सेम है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी सेम होगी। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं बट डेंसिटी ऑफ मटेरियल एज सेम एज मास। भाई जैसे उसकी मटेरियल की डेंसिटी सेम है ऐसे मास, सारी चीज़ें सेम होंगी, डेंसिटी भी सेम होगी। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, रो इजकल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है ना। तो यहाँ से अगर जब आप m निकालोगे तो रो इज इंटू वी हो जाएगा। हाँ, अगर मुझे m निकालना है तो इसका डेंसिटी का मल्टीप्लाई वॉल्यूम के साथ करूँगा, मैं मास निकाल दूँगा, तो उसका मास दोनों का सेम है। तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम ये चीज़ लिखने वाले हैं। तो देखो इसका रो, तो दोनों का मास सेम है ना, तो दोनों के मास की कंपेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए रो भी सेम होगा डेंसिटी, इसके लिए भी रो सेम होगा। इसके लिए जब आप वॉल्यूम निकालोगे इसे होलो सिलेंडर के लिए, तो होलो सिलेंडर के वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, मान लो इस 3 डायमेंशन एल इंटू एल करते हैं, एल को आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इस और जो एरिया क्या होता है एल स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर मैं एरिया में किसी भी लेंथ का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या आ जाएगी, उसका वो वॉल्यूम दे देगा। तो इसका मतलब बस इसी चीज़ की ज़रूरत है कि एरिया। तो अब देखो होलो के लिए अब एरिया लिखना है तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या उसकी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है ना, ठीक, रेडियस यही है उसकी, और इनटू लेंथ इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसके लिए लिखोगे आप जब, तो रो, इसके लिए क्या हो जाएगा रो इंटू पाई, इसके लिए तो आर स्क्वायर है, ठीक, R1 स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाएगा। इसके लिए एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए वॉल्यूम हो गया। तो रो से रो कैंसिल, एल से एल, पाई से पाई, क्या बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इजकल टू R1 स्क्वायर। सॉरी आर थी ना इसके लिए, हमने जब सॉलिड के लिए हम बात कर रहे तो क्या थी, आर थी इसकी रेडियस, ठीक। ये अब आप एक चीज़ यहाँ से ध्यान से समझना, इससे क्या निकलेगा, एक हम कंक्लूज पहुँच जाएंगे यहाँ से कंक्लूजन पर। कैसे, देखो अगर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अगर आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस आर स्क्वायर के इक्वल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर वो जो है वो आर स्क्वायर से बड़ा ही होगा, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो 5 माइनस 3 इक्वल टू, जैसे 2 है भाई, 5 माइनस 3 जाएगा 2 हो गया, ये दोनों इक्वल है। मान लो कि R1 और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 5 माइनस 3 बन रहा है, ठीक है, वो इसके इक्वल हो गया। क्या 5 प्लस 3 भी 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अब डिफरेंस अगर आर स्क्वायर के इक्वल है तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पक्का ही वो आर स्क्वायर से बड़ा ही होगा, ठीक। ये अब देखो यहीं पर ये चीज़ आप ध्यान से समझना कि मान लो इसकी वैल्यू तो हमने आर स्क्वायर निकाल दी, ठीक है, तो आर स्क्वायर जब आप यहाँ पर रखोगे तो आर स्क्वायर से एक यहाँ से आर स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा ना, ठीक। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि ये वाली ऊपर अपर जो ऊपर वैल्यू है जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था, ये ऊपर वाली वैल्यू यही तो है, ये आर स्क्वायर से बड़ी है। अगर मान लो अगर न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर अगर बड़ा है किससे, डोमिनेटर से अगर ये न्यूमिनेटर बड़ा है, ठीक है, ये स्मॉल है, तो जैसे मान लो बड़ी कोई क्वांटिटी लेकर समझाता हूँ आपको, ये 4 है, ये मान लो 3 है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, वो जो वैल्यू बड़ी वो होगी ना, वो 1 से बड़ी ही होगी। क्योंकि अगर मान लो न्यूमिनेटर बड़ा है डोमिनेटर से, तो वो देखो 1 पॉइंट, यानी ये तो पक्का है वो 1 से, ये यहाँ पर जो सॉल्व होने के बाद आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा, 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, यानी 0 पॉइंट कुछ कभी बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर ये न्यूमिनेटर बड़ा है तो कोई भी आप क्वांटिटी उठा लो, आप 3 2 लोगे, ये देखो न्यूमिनेटर छोटा है फिर भी 1 पॉइंट कुछ आएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि 1 ही आएगा, 2.3 4 5 कुछ भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा इस वैल्यू पर लेकिन ये 1 से छोटा नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ ना कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ए ग्रेटर देन आर स्क्वायर। देखो इस प्रूफ में ये लिखना, आपको ये लिखना है, ठीक है, ये इससे आगे था, इससे आगे यहाँ पर, इससे आगे यहाँ पर है, फिर ये आगे स्टेप, ठीक। तो ये अगर ग्रेटर देन है
तो हम ये कह सकते हैं कि R1² प्लस R2² अपॉन R² क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब मान लो 1 से बड़ा होगा तो एक जब आप यहाँ पर रखोगे तो एक चीज़ समझना, यहाँ से अब देखो हम कंक्लूजन निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये 1 से मान लो बड़ा है, ठीक, अब देखो अगर ये 1 से बड़ा है, ठीक, एक मिनट, कि ये अगर 1 से बड़ा है, ये ओवरऑल वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये भी देखो 1 से बड़ा हो जाएगा, होलो सिलेंडर अपॉन सॉलिड सिलेंडर, इन दोनों, ये भी 1 से बड़ा होगा ना। ठीक, ये पूरा वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये भी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब यहाँ से होलो सिलेंडर जो है क्या मैं लिख सकता हूँ मैं, कि होलो सिलेंडर भी सॉलिड सिलेंडर से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, तो होलो सिलेंडर को हमको ज़्यादा ट्विस्ट करने में टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उसको ट्विस्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा टॉर्क कपलिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक, कपलिंग ट्विस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा कपलिंग उसमें हमको यूज़ करनी पड़ेगी होलो सिलेंडर के लिए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि उसका टॉर्क जितना टॉर्क ज़्यादा होगा उसका उतना कपलिंग ट्विस्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो होलो सिलेंडर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन देयर कंपेरिजन टू सॉलिड सिलेंडर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछे आने के चांस बन सकते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।